स्वागत है आपका हमारे इस खास विश्लेषण में। बिल्कुल। और आज हम एक काफी विश्लेषण कर रहे हैं। काफी सोचने वाला वीडियो है कि कैसे तकनीक कैसे धीरे धीरे हमारे समाज पर, हमारी सोच पर, यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी एक एक तरह का नियंत्रण बना रही है। हम जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो कि एक मशीन दुनिया पर कब्जा कर रही है, पर ये कोई वैसी कहानी नहीं है। हाँ, कोई टर्मिनेटर वाली बात नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। यहाँ कब्जा हथियारों से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ है, टेक्नोलॉजी के जाल से और कुछ ऐसे गलत किस्म के प्रोत्साहनों से जिनके नतीजे शायद बनाने वालों ने भी पूरी तरह नहीं सोचे थे। और सबसे चिंताजनक बात, शायद ये कब्जा पहले ही हो चुका है। अच्छा, तो चलिए इसको खोलते हैं जरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये मशीन आखिर है क्या? क्या ये कोई सुपर कंप्यूटर है, कोई एआई जो खुद ही सब कंट्रोल कर रहा है? नहीं, देखिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि ये टर्मिनेटर के स्काईनेट या मैट्रिक्स की मशीनों जैसा कोई एक सेंट्रलाइज्ड सुपर इंटेलिजेंट एआई नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में आपस में जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज, एल्गोरिदम्स, जो ऑनलाइन विज्ञापन वाली टेक्निकें हैं, एडटेक जिसे कहते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन सब का एक फैला हुआ विकेंद्रीकृत नेटवर्क है। विकेंद्रीकृत मतलब कोई एक कंट्रोल सेंटर नहीं है, कोई एक बॉस नहीं। बिल्कुल। स्रोत इसकी तुलना करता है इंटरनेट से। जैसे इंटरनेट कोई एक चीज नहीं है ना, ये दुनिया भर में फैले करोड़ों कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स का जाल है जो कुछ कॉमन नियमों, प्रोटोकॉल से जुड़े हैं। हाँ, सही है। वैसे ही ये मशीन भी कई अलग अलग हिस्सों का एक बहुत बड़ा समूह है। कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एल्गोरिदम्स हैं, यहां तक कि हम और आप जैसे कंटेंट बनाने वाले भी। और इन सबको जोड़ता क्या है? इनकी टेक्नोलॉजी और सबसे अहम कुछ खास किस्म के विकृत प्रोत्साहन, पर्वर्स इंसेंटिव्स। विकृत प्रोत्साहन, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, जरा समझाएंगे? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। विकृत प्रोत्साहन का मतलब है ऐसे फायदे या इनाम जो सिस्टम को चलाने या बढ़ाने में तो मदद करते हैं, लेकिन उनका नतीजा समाज के लिए बहुत बुरा होता है, अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर भी। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है, वो देखता है कि भड़काऊ या नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लोग ज्यादा क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं, ज्यादा देर रुकते हैं, तो वो क्या करेगा? उसे और दिखाएगा। बिल्कुल, वो उसे और ज्यादा लोगों को दिखाएगा। इससे प्लेटफॉर्म की कमाई बढ़ेगी, विज्ञापनों से। ये उसके लिए प्रोत्साहन हुआ, लेकिन समाज में गुस्सा बढ़ना, बंटवारा होना, ये उसका विकृत नतीजा है। यही इस मशीन का ईंधन है, उसका खाना है। समझ गई। तो मतलब ये मशीन, जिसका कोई एक दिमाग नहीं है, वो इन गलत फायदों के चक्कर में चलती जा रही है, और इसका असर कि पिछले कोई 15 साल से हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डाल रही है। हाँ, और ये असर बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा। मशीन अनजाने में ही, क्योंकि इसका कोई एक मास्टर प्लान नहीं है, दुनिया भर में जो बड़े चुनाव हुए हैं उनके नतीजों पर, सरकार की पॉलिसीज पर, कौन आदमी फेमस होगा और किसका बॉयकॉट होगा। अच्छा। यहाँ तक कि जब कोई हिंसा होती है तो उसके शिकार लोगों में से किसे हीरो बनाया जाएगा और किसे बस एक नंबर, इन सब चीजों पर यह असर डाल रही है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक बिखरी हुई सी चीज, जिसका कोई एक कंट्रोलर नहीं, इतने बड़े लेवल पर हमारे समाज की दिशा तय कर रही है। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। तो फिर इस समस्या की जड़ कहाँ है? ये विकृत प्रोत्साहन आए कहाँ से? क्या कहता है स्रोत इस बारे में? स्रोत इसकी जड़ बताता है मुनाफे के लिए ध्रुवीकरण, मतलब पैसे कमाने के लिए लोगों को बांटना। उसका मेन तर्क ये है कि आज जो हम समाज में इतना बंटवारा देख रहे हैं, अमेरिका के लिए तो कहा कि सिविल वॉर के बाद से ऐसा नहीं देखा गया, ये किसी खास मुद्दे या विचारधारा की वजह से नहीं है। नहीं है तो फिर? बल्कि ये बंटवारा जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, इसे बढ़ाया जा रहा है। जानबूझकर? लेकिन क्यों? कौन कर रहा है ये सब? इसलिए क्योंकि बटे हुए लोग, गुस्से में भरे लोग ज्यादा एंगेज्ड रहते हैं। मतलब वो ज्यादा समय ऑनलाइन बिताते हैं, ज्यादा चीजें देखते हैं, ज्यादा क्लिक करते हैं, ज्यादा कमेंट करते हैं, बहस करते हैं। अच्छा, ध्यान खींचने के लिए। हाँ, लोगों का ध्यान जितना ज्यादा बटेगा, जितना ज्यादा वो स्क्रीन से चिपके रहेंगे, विज्ञापन दिखाने वाली कंपनियों को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम विज्ञापन से होने वाली कमाई पर टिका। स्रोत इसकी जड़ें दिखाता है जो 1950 की नीलसन टीवी रेटिंग्स तक जाती हैं। नीलसन रेटिंग्स, वो तो टीवी के लिए थी ना? उनका इससे क्या कनेक्शन? वो शायद पहली बार था जब कंटेंट बनाने वालों और देखने वालों के बीच एक सीधा फीडबैक लूप बना। पता चलने लगा कि कितने लोग क्या देख रहे हैं। इससे ये समझ आने लगा कि लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाए।
फिर वो स्रोत तंबाकू इंडस्ट्री का उदाहरण देता है। उन्होंने कैसे विज्ञापन और पीआर का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह किया, अपने फायदे के लिए डेटा का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने दिखा दिया कि कैसे बड़े पैमाने पर लोगों की सोच बदली जा सकती है। सही बात है। इसके बाद आए 24 घंटे वाले न्यूज़ चैनल। अब उनके पास 24 घंटे भरने का प्रेशर था, तो उन्हें लगातार ऐसी खबरें चाहिए थीं जो लोगों को चौंकाएं, उनका ध्यान खींचे रखें, चाहे वो कितनी भी सनसनीखेज क्यों न हो। रेटिंग्स और विज्ञापन का खेल यहां भी था। और फिर आया इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट ने तो सब कुछ ही बदल दिया। बिल्कुल। पहले आए वेब एनालिटिक्स। इनसे पता चलने लगा कि कौन किस वेबसाइट पर जा रहा है, कितनी देर रुक रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है। ये नीलसन से कहीं ज्यादा बारीक डेटा था। हाँ बिल्कुल। तो फिर आया सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का धमाका। इसने तो पर्सनल डेटा जमा करने को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। हम क्या खरीदते हैं, कहाँ जाते हैं, जीपीएस डेटा से सब पता है। किन पोस्ट को लाइक करते हैं, क्या शेयर करते हैं, किससे बात करते हैं, लगभग सब कुछ ट्रैक होने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन हमारे बारे में शायद हमसे भी ज्यादा जानती है, और इसी जानकारी का इस्तेमाल हमें कंट्रोल करने, हमें मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल यही तर्क है स्रोत का। मशीन जितना ज्यादा हमारे बारे में जानती है, उतना ही बेहतर वो हमारी कमजोरियों को, हमारी पसंद नापसंद को, हमारे डरों को, हमारी इच्छाओं को समझ सकती है। और इसी समझ का इस्तेमाल करके वो हमें वैसा कंटेंट दिखाती है जिस पर हम रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाएं। और ये मैनिपुलेशन जितना कामयाब होता है, विज्ञापन उतने ही असरदार होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही आदमी को सही समय पर दिखाए जा रहे हैं। इससे सिस्टम में और पैसा आता है, जो मशीन को और ताकतवर बनाता है, और ज्यादा डेटा जमा करने और बेहतर मैनिपुलेशन करने में मदद करता है। ये एक तरह का एक विशेष साइकिल है जो खुद को ही मजबूत करता जाता है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। पर ये मैनिपुलेशन असल में होता कैसे है? क्या एल्गोरिदम्स खुद ही ये बांटने वाला कंटेंट बना रहे हैं? नहीं, ये एक और जरूरी बात है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम आमतौर पर ये जो एक्सट्रीम कंटेंट है, या झूठा है या बांटने वाला है, उसे बनाते नहीं हैं। वो उसे सिर्फ पहचानते हैं और बढ़ावा देते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं। अच्छा, मतलब जो पहले से है उसी को फैलाते हैं। हाँ, वो उस कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं जिस पर सबसे ज्यादा रिएक्शन मिलता है, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, नफरत हो या मजाक उड़ाना हो, क्योंकि यही उनके सिस्टम को चलाता है, यही लोगों को प्लेटफॉर्म पर रोके रखता है। तो फिर ये विभाजनकारी कंटेंट आता कहाँ से है? कौन बना रहा है इसे? यहीं पर क्रिएटर इकोनॉमी और उसके इंसेंटिव्स का रोल आता है। देखिए, आज ऑनलाइन कंटेंट बनाकर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। विज्ञापनों का मार्केट बहुत बड़ा है, और सिद्धांत रूप में कोई भी आदमी कहीं भी बैठा हुआ एक वीडियो या पोस्ट बनाकर रातों रात फेमस और अमीर बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा लालच है। और इस लालच की वजह से? इसकी वजह से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स, व्यूज, ट्रैफिक पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्हें पता चल जाता है कि क्या चीज लोगों को भड़काती है, क्या चीज उन्हें आपस में लड़ाती है, और वो ठीक वैसा ही कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम उसी को इनाम देता है, उसी को आगे बढ़ाता है। ये फिर से वही विकृत प्रोत्साहन वाली बात आ गई, अपने निजी फायदे के लिए ऐसा काम करना जिसका समाज पर बुरा असर पड़े। कुछ खास तरीकों का भी जिक्र करता है जो इस्तेमाल होते हैं। हाँ, कई तरीके हैं, जैसे ट्रोलिंग, जानबूझकर ऐसी बातें लिखना या कहना जिनसे लोग भड़कें और बहस में कूद पड़ें। फिर है मनगढ़ंत कहानियां और साजिश की थ्योरीज बनाना और फैलाना। तो एक अमेरिकी उदाहरण देते किसी पिज़्ज़ेरिया के बारे में झूठी कहानी का, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। जो कहानी चल जाती है उसे और फैलाया जाता है, जो नहीं चलती उसे छोड़कर कुछ नया बना लेते हैं। सच क्या है इससे कोई मतलब नहीं, बस एंगेजमेंट चाहिए, लोगों का ध्यान चाहिए। और ये नकली अकाउंट्स, बॉट्स का भी इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े पैमाने पर। ये बॉट्स असली इंसानों जैसे दिखने वाले प्रोफाइल होते हैं। इनका इस्तेमाल कई तरह से होता है। कभी ये किसी खास ग्रुप, जैसे किसी पार्टी के सपोर्टर या किसी इलाके के लोग, उनके व्यवहार की नकल करते हैं ताकि ये समझ सकें कि उन पर कौन सा मैसेज काम करेगा। अच्छा, टेस्टिंग के लिए। हाँ, और कभी ये किसी ट्रेंड को हवा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर जो विरोधी विचार हैं या लोग हैं उनके कंटेंट को झूठा बताकर या ट्रोल करके उसे दबाने के लिए। लेकिन शायद सबसे खतरनाक तरीका जो स्रोत बताता है वो है हम बनाम वो वाली सोच बनाना। इसका क्या मतलब है और ये कैसे काम करता है? ये सबसे बुनियादी और शायद सबसे असरदार तरीका है।
इसका मतलब है लोगों को धीरे धीरे ये सिखाना, उनके दिमाग में ये बात बैठाना कि उनकी अपनी पहचान, चाहे वो धर्म की हो, राजनीति की हो, इलाके की हो या कुछ और, बस वही सही है। और बाकी सब लोग जो उनसे अलग सोचते हैं वो या तो बेवकूफ़ हैं या बुरे हैं या फिर दुश्मन हैं। वापरे। उन्हें अपने इन्फॉर्मेशन बबल, अपने दायरे के बाहर की किसी भी खबर पर, किसी भी चैनल पर, किसी दूसरी पार्टी पर, यहाँ तक कि अपने दोस्तों या रिश्तेदारों पर भी शक करना और नफरत करना सिखाया जाता है। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि लोग ज्यादा क्लिक करें और विज्ञापन देखे जाएं। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन से पैसा कमाना है। अगर इस चक्कर में समाज बढ़ जाता है, लोगों में नफरत फैलती है, गलत खबरें फैलती हैं, यहाँ तक कि दंगे फसाद होते हैं, तो कंटेंट बनाने वालों और प्लेटफॉर्म्स के लिए ये बस एक साइड इफेक्ट है, एक अनचाहा लेकिन मंजूर नतीजा जब तक पैसा आ रहा है। ये वाकई एक बहुत ठंडी और कड़वी सच्चाई है। अब यहाँ पर भारतीय संदर्भ में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत, जैसा हमने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतनी भाषाएं, इतने धर्म, संस्कृतियां, अलग अलग विचार, और सोशल मीडिया, स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में ये मशीन यहाँ कैसे काम करती होगी? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत की जो विविधता है वही इसे इस तरह की मैनिपुलेशन के लिए और भी ज्यादा वल्नरेबल बना सकती है। मतलब इसके निशाने पर लाना आसान हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पहले से ही कई सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विभाजन की रेखाएं मौजूद हैं। मशीन को इन विभाजनों को पहचानने और उन्हें गहरा करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो बस उन मुद्दों को हवा देती है जो लोगों को इमोशनली भड़काते हैं, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। हाँ। चाहे वो इतिहास की कोई बात हो, कोई धार्मिक सिंबल हो या कोई लोकल झगड़ा, अगर उससे इंगेजमेंट मिलता है, अगर लोग उस पर रिएक्ट करते हैं तो उसे बढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो हम ऑनलाइन बहसें और झगड़े देखते हैं वो शायद असली मुद्दों के बारे में कम होते हैं और इस मशीन के पैदा किए हुए बनावटी बंटवारे के बारे में ज्यादा। बहुत हद तक ये मुमकिन है। मशीन जो असली मुद्दे हैं जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उनको शायद पीछे धकेल देती है, क्योंकि उन पर उतनी तीखी फौरन वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया या एंगेजमेंट शायद न मिले। सही बात है। इसके बजाय वो पहचान से जुड़े इमोशनल मुद्दों को सामने रखती है, क्योंकि उनसे लोगों को जोड़ना और बांटना आसान होता है। और ये मशीन किसी पहचान या इलाके की परवाह नहीं करती, ये बस उस चीज पर फलती फूलती है जो लोगों का ध्यान खींचती है और उन्हें लड़ाती है। और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो ये गलत सूचनाएं और भड़काऊ बातें और भी तेजी से फैल सकती हैं, जहां सच झूठ का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। इन सब का समाज पर क्या नतीजा हो रहा है? क्या हम सच में एक दूसरे से बात करने की, संवाद करने की क्षमता खो रहे हैं? नतीजा है समाज का टूटना। लोग अपने अपने सूचना के बुलबुलों में इतने बंद हो जाते हैं कि वो बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स पर भी सहमत नहीं हो पाते। हाँ, ये तो दिखता है। परिवार का उदाहरण देता है। वो बताते हैं कि कैसे एक ही टॉपिक पर उनके और उनके एक रिश्तेदार के पास फैक्ट्स की दो बिल्कुल अलग अलग लिस्ट थी, जिनमें एक भी चीज कॉमन नहीं थी। दोनों अपनी अपनी जानकारी को ही सच मान रहे थे। ऐसी हालत में तो कोई मतलब की बातचीत हो ही नहीं सकती। अगर हम बुनियादी बातों पर ही सहमत नहीं हैं, तो किसी हल तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में या तो चुप रहना पड़ता है, या टॉपिक बदलना पड़ता है, या फिर बस अंतहीन बेमतलब की बहस होती है। और यहीं अपने मेन पॉइंट पर वापस आता है। असली प्रॉब्लम शायद वो खास मुद्दा या वो व्यक्ति नहीं है जिससे हम सहमत नहीं हैं। असली प्रॉब्लम वो अनदेखी मशीन है जो पर्दे के पीछे से इस पूरी लड़ाई से फायदा उठा रही है, जो हमें एक दूसरे से लड़ाकर अपना पैसा कमा रही है। तो अमेरिकन पॉलिटिक्स से उदाहरण देता है, बिना नाम लिए, कि कैसे दोनों तरफ के नेता या असरदार लोग अपने सपोर्टर्स से ऐसी बातें कहते हैं जो सच नहीं होती, चाहे वो टैक्स के बारे में हो या किसी कैंडिडेट की हेल्थ के बारे में। ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम किसी एक तरफ की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑनलाइन किसी गर्मा गर्म बहस में कूदते हैं, किसी को गलत साबित करने में लग जाते हैं, तो शायद हम अनजाने में उसी मशीन को और ताकत दे रहे हैं जो हमें बांट रही है। हम उसके खेल का मोहरा बन रहे हैं। हाँ, ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर शायद हम सिर्फ एल्गोरिथम को वो दे रहे हैं जो वो चाहता है। हमारा ध्यान, हमारे इमोशंस और हमारा टाइम। और भविष्य के लिए जो भविष्यवाणी है वो तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। ये जो जेनरेटिव एआई आ रहा है, चैट जीपीटी, मिडजर्नी, सोरा वगैरह, क्या इससे हालत और बिगड़ेगी? हाँ, ये हालत और बिगड़ने की पूरी संभावना है। ये समझिए कि एक टर्बो चार्जर है जो इस बांटने वाले इंजन को और तेज कर सकता है। किस तरह से?
एआई कैसे इसे और खतरनाक बना सकता है? कई तरीकों से। पहला, एआई के मदद से बहुत ज्यादा असली लगने वाला नकली कंटेंट, टेक्स्ट, तस्वीरें, ऑडियो और अब तो वीडियो भी बनाना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। हाँ, ये तो देख ही रहे हैं हम। सोचिए, किसी भी आदमी का किसी भी भाषा में कुछ भी कहता हुआ वीडियो बनाया जा सकेगा और शायद हम पहचान भी ना पाएं कि वो असली है या नकली। दूसरा, हाइपर पर्सनलाइज्ड मैनिपुलेशन मुमकिन हो सकता है। हाइपर पर्सनलाइज्ड मतलब एआई आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी, आपकी पसंद नापसंद, आपकी कमजोरियों का विश्लेषण करके खास तौर पर सिर्फ आपके लिए ऐसा कंटेंट या मैसेज तैयार कर सकता है जो आपको असर करने या गुमराह करने के लिए ही बनाया गया हो। ये सिर्फ आपकी टाइमलाइन पर विज्ञापन देखने से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और एआई बनाने वाली कंपनियां जो सेफ्टी की बातें करती हैं, ये वही टेक इंडस्ट्री है जिसने मुनाफे के लालच में इस मौजूदा मशीन को बनने दिया, फलने फूलने दिया, जिसने हमारे ध्यान को बेचकर खरबों डॉलर कमाए। तो क्या हम सच में ये उम्मीद कर सकते हैं कि यही इंडस्ट्री अब अचानक से सेफ्टी को मुनाफे से ऊपर रखेगी? मुश्किल लगता है। अगर एआई को सेफ बनाने के तरीकों से उनका प्रॉफिट कम होता है, तो क्या वो वाकई उन तरीकों को पूरी ईमानदारी से लागू करेंगे? आप केवल सोचते हैं कि हम अभी बटे हुए हैं। आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। ये भविष्य की कोई अच्छी तस्वीर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मेन बात क्या निकलती है? द मशीन कोई साइंस फिक्शन का राक्षस नहीं, बल्कि एक असली फैला हुआ सिस्टम है जो विज्ञापनों से होने वाले मुनाफे पर चलता है। ये हमें एल्गोरिदम और कंटेंट बनाने वालों के विकृत प्रोत्साहनों के जरिए बांटकर और मैनिपुलेट करके फलता फूलता है। और जो ना एआई है, जिससे उम्मीद थी कि शायद वो हल लाएगा, वो शायद इस प्रॉब्लम को और ज्यादा उलझा रहा है और खतरनाक बना रहा है, उसे नए हथियार दे रहा है। अब खासतौर पर भारतीय संदर्भ के लिए इसका सबसे जरूरी संदेश क्या है? ये समझना कि असली दुश्मन शायद वो व्यक्ति या वो ग्रुप नहीं है जिससे हमारी असहमति है, चाहे वो किसी भी पार्टी, धर्म या इलाके का हो, बल्कि असली दुश्मन शायद ये अनदेखा, मैनिपुलेट करने वाला सिस्टम है। इसका एक ही मकसद है, हमें आपस में लड़ाकर हमारा ध्यान खींचकर पैसा कमाना। ये हमारी भावनाओं का, हमारी पहचान का, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है। तो इसका मतलब है कि हमें जो तात्कालिक राजनीतिक झगड़े हैं, गर्मागर्म बहसें हैं, या किसी खास व्यक्ति पर ही अपना सारा ध्यान लगाने के बजाय उस गहरी बनावट को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए जो इस पूरे बंटवारे को हवा दे रही है और इससे फायदा उठा रही है। हाँ बिल्कुल, इशारा इसी तरफ है कि अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें या बात करें जिससे आप किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा असहमत हों, हाँ, तो फैक्ट्स पर बहस करने या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करने के बजाय कुछ अलग तरह के सवाल पूछें। कैसे सवाल? उनसे पूछें कि उन्हें ये जानकारी कहाँ से मिली, उन्हें क्यों लगता है कि ये सोर्स भरोसेमंद है, और सबसे जरूरी, उन्हें क्या लगता है कि वो सोर्स या उसे फैलाने वाले चाहते क्या हैं। वो क्यों चाहते हैं कि आप इसी मुद्दे पर सोचें, गुस्सा करें या डरें? क्या वो सच में आपकी भलाई चाहते हैं या उनका कोई और एजेंडा हो सकता है, जैसे कि आपका ध्यान खींचना या आपको किसी खास तरफ सोचने पर मजबूर करना? अच्छा, बहस जीतने के बजाय सोर्स के इरादे पर सवाल उठाना। हाँ, इसका मकसद बहस जीतना नहीं है, बल्कि सामने वाले के मन में उनके जो इन्फॉर्मेशन सोर्स हैं, उनकी नीयत के बारे में शक का एक छोटा सा बीज बोना है। उन्हें ये सोचने पर मजबूर करना कि कहीं उनका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ये शायद बातचीत का एक कम टकराव वाला लेकिन ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है। ये वाकई एक अलग नजरिया है, टकराव से हटकर स्रोत की नीयत पर सवाल उठाना। ये सोचने पर मजबूर करता है। और इसी सोच के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं, एक आखिरी सवाल के साथ जिस पर आप सब सोच सकते हैं। ये देखते हुए कि ये मशीन, ये विज्ञापन पर चलने वाला, ध्यान खींचने वाला, बंटवारे को बढ़ावा देने वाला सिस्टम भारत में हमारे ऑनलाइन जीवन में, हमारी बातचीत में, यहाँ तक कि हमारे व्यापार में भी कितना गहरा धंस चुका है, तो ऐसे कौन से व्यक्तिगत या सामूहिक कदम हो सकते हैं जिन्हें उठाकर हम अपने ध्यान और अपने संवाद पर इसकी पकड़ को थोड़ा कमजोर करना शुरू कर सकें? और सबसे बड़ी चुनौती, ऐसा हम बिना किसी नए तरह का बंटवारा या टकराव पैदा किए कैसे कर सकते हैं? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, ये सच है, लेकिन शायद इस समस्या को पहचानना और समझना ही बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस पर सोचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।